नमस्कार। किताबों की समीक्षा की सीरीज में आज मैं आप लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी पुलिस, SC/ST कमीशन के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के प्रमुख नेता श्री बृजलाल जी को। बृजलाल जी ने सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 6 किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों में उनके सेवा काल के दौरान अलग अलग घटनाओं का जिक्र है, या कहें तो ये किताबें उनके संपूर्ण सरकारी नौकरी की एक दस्तावेज है, जो नौकरी में रहते हुए उन्होंने अलग अलग जनपदों में अलग अलग पदों पर कार्यरत रहते हुए आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, विभाग का नाम रोशन किया था, पुलिस विभाग के प्रति जनता में एक विश्वास पैदा किया था। सबसे जो लेटेस्ट किताब है बृजलाल जी की, इटावा फाइल। इटावा फाइल बहुत ही चर्चित किताब है। अभी कुछ दिन पहले ही ये किताब मार्केट में आई है और बृजलाल जी ने इस किताब के जरिए इटावा में अपनी तैनाती के दौरान किस तरह से यादव परिवार, यादव कुनबा, खासतौर से मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव पुलिस की कार्य प्रणाली में, पुलिस के कामकाज में दखलंदाजी करते थे, उसका एक वर्णन है। उन्होंने कोशिश की है कि इटावा फाइल्स के जरिए इस यादव कुनबा की जो गतिविधियां रही हैं उसको समाज के सामने रखा जाए और समाज को जागरूक किया जाए कि ये नेता जो आम जनता में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए दूसरी सरकारों की आलोचना करते हैं, वही नेता जब सत्ता में रहते हैं तो किस तरह से कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, कानून के शासन के खिलाफ दखलंदाजी करते हैं, कानून को अपने ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। तो बृजलाल जी हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप लोगों को सीधे बृजलाल जी के ही शब्दों में, बृजलाल जी के ही जुबानी उनके जीवन काल में जो अलग अलग घटनाएं घटित हुई हैं, जिसको लेकर उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बृजलाल जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो यही कि आप लोगों ने या आपने किस तरह से नौकरी में रहते हुए जो अलग अलग दौर में अलग अलग नेताओं के कार्यकाल में आपके सामने चुनौतियां आई, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में, फ्री एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने में, उसके बारे में आप बताइए। बृजलाल जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपका एक इतना आउटस्टैंडिंग करियर था, प्रोफेशनली भी और एजुकेशनली भी, बावजूद इसके आपको टारगेट करके और आपको प्रताड़ित किया गया। तो मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई और इस पर आप जो कहना चाह रहे हो आप। ऐसा था, आपका जो अखबार था वो पहला अखबार था जिसने इस प्रताड़ना के बारे में बड़ा डिटेल छापा। DGRP माथुर ने बृजलाल को अक्षम डरपोक कहा। आपने लिखा था, ये गरीब घर में पैदा हुआ, अपराइट अफसर, लखनऊ में रहा तो माफियाओं को ध्वस्त कर दिया, पीलीभीत का SP था तो पंजाब में घुसकर मारा खालिस्तानी आतंकवादियों को, और ऐसे अफसर जो सबसे सक्षम रहा, जिसको मुख्यमंत्री ने अपना SSP चुना, अपने बैच का पहला था, जो लखनऊ का कप्तान था और पहली बार डिस्ट्रिक्ट चार्ज दिया गया पीलीभीत, और जिसका एकेडमिक कैरियर आउटस्टैंडिंग रहा हो, उसको माथुर साहब कह रहे हैं कि अक्षम डरपोक है। मैं उस पत्र को जब वहाँ गया और वहाँ जब ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे जानबूझकर 20 बटालियन पोस्ट किया गया था, वहाँ मकान नहीं था। हमारे DIG, सेक्टर DIG TK जोशी साहब थे, अभी देहांत हो गया उनका। मेरी जो ट्रांसफ़र हुआ था वो बंद लिफाफे में भेजा गया था कि मीडिया को न मालूम हो जाए, वो आपने उजागर के किया था
कि ब्रजलाल का तबादला हो गया। मैं गया, उनको भी कापी नहीं, तो बोले भाई कैसे आ गए बनारस में? बोले साहब आपका मातहत होकर आया हूँ। जब मैं उनके यहाँ वो ले गए खाना खिलाने, तो फ़ोन आता डीजी ऑफिस से, ब्रजलाल को ना इटावा जाने दिया जाए और ना लखनऊ जाने दिया जाए। मैंने माथुर साहब को एक डीओ लेटर लिखा था, उसमें वे आपका छपा हुआ आपने जो आर्टिकल लिखा अमर उजाला में, उसको मैंने अटैच किया कि आपने मुझे अक्षम और डरपोक कहा है। और फिर पूरी बात कि मैं अपने बैच का पहला था जो एसपी सिटी लखनऊ था, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर था, सबसे पहले पीलीभीत का चार्ज दिया गया और अब मुझे एसएसपी इटावा बनाया गया मुख्यमंत्री के ज़िले का, तो मैं सबसे सक्षम था, अब मैं अक्षम हो गया हूँ। मैंने लिखा अपने पत्र में कि अब तो आपने मुझे पनिश करने का मन बना लिया है, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूँ। मेरा परिवार इटावा में है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी बीमार है, कृपा करके मुझे 3 दिन समय दे दो, छुट्टी दे दो, मैं जाकर परिवार ले आऊँ। यहाँ से लिखा पढ़ी गया नहीं, एडिशनल एसपी को बताया गया आपके परिवार की देख रेख करे, आप जब तक नहीं जाओगे जब तक कहा जाए। मैंने लिखा माथुर साहब को कि मैं 13 साल की सर्विस का आईपीएस अफसर हूँ और एक 13 साल के सिपाही के साथ ऐसा नहीं किया गया जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं। फिर भी मैं अनुशासित सिपाही हूँ और मुझे बता दें मैं कब जाऊँ। नहीं दिया गया, मुझे छुट्टी नहीं दी गई। जब लगभग महीना भर बीत गया तो मेरे डीआईजी बोले कि 3 दिन की छुट्टी तो मैं दे दूंगा, ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। 3 दिन का छुट्टी दिया, मैं अपने परिवार को लेकर आया। मकान नहीं था, तो एक डीएसपी लोगों का मकान था, उला रह रहे थे, एक अंडर कंस्ट्रक्शन था। मैंने हैंडपम्प गाड़ा पानी के लिए, तार खींच कर बिजली लगाई और मैंने अपने पत्नी से कहा था इन्होंने नर्क समझ के पोस्ट किया है, हम स्वर्ग समझ कर रहेंगे। हम गांव में कच्चे मकान में रहते थे, हमने भी धान में खेती किया है, फला किया है। पत्नी कहा तुमने भी किया है, अरे यहाँ तो पक्का मकान है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहेंगी। मेरी बेटियाँ शिशु मंदिर स्कूल में जो वेलफेयर के लिए ट्रक होता है सिपाही हवलदार के बच्चे, मेरी बेटियाँ संगंगा वंदना उस ट्रक से जाती थीं, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी आजमगढ़ टाउन में। मैं सोचा मुझे यहाँ कोई टच नहीं करेगा, और यहाँ ठीक मुझे 3 महीना बीता। सुबह सुबह घंटी बजी, मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे, क्या हुआ? मैंने कहा नरक में भी जगह नहीं मिला, मेरा ट्रांसफ़र EOW CID बनारस। मैंने कहा बच्चे पालो, मैंने हैंडओवर किया, क्योंकि मेरे पास भारत सरकार के निर्देश पर दिए हुए 25 आदमी की पर्सनल सिक्योरिटी थी। स्कोड था, उस गाड़ी में बैठा, 10 बजे बनारस में आकर ज्वाइन किया। उस समय IG कार्मिक होते थे जे जैक्सन, 1959 जैकब जैक्सन। मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा ब्रजलाल EOW CID। वो बड़े प्रसन्न हुए, उनको लगा कि अभी ट्रांसफ़र हुआ, कुछ हंगामा करेगा, कुछ मीडिया उडियम निकलेगा, और ये तो 3 घंटे में आकर के ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने। मैंने कहा सर पेट है इसलिए नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा याद रखना सर, आप पता नहीं ईश्वर में विश्वास करते या नहीं करते, लेकिन जैसा आप लोग कर रहे हो तो आपकी अंतरात्मा आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये कह करके मैंने कहा मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया कि वायरलेस तो लेट में जाता, आपको अपने आका मैंने शब्द इस्तेमाल किया, हालांकि उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनकी आत्मा मुझे माफ़ करे। आपके आका को बताना होगा, इसलिए मैंने टेलीफोन से बता दिया, मैंने टेलीफोन बैंक कर दिया। फिर मैंने फ़ोन किया, PSP प्रसाद साहब DIG इंटेलिजेंस होते थे, वही मुख्यमंत्री को डेली ब्रीफिंग करते थे। वो मेरे DIG रह चुके थे जब मैं SP बाराबंकी था। मैंने उनको फ़ोन किया, साउथ इंडियन थे, 68 बैच के थे। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, ब्रजलाल SP EOW स्पीकिंग। बोले व्हाट इज हैपनिंग विद यू? मैंने कहा इट हैपन सर। बोले इट नेवर हैपन्स एवरी डे माई सन, और रोने लगे। हमने कहा सर आप रो रहे हो, मेरा मनोबल टूट जाएगा, मैं आ रहा हूँ। मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर गया, काफ़ी पिलाया। उन्होंने कहा ब्रजलाल तू मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा सर। बोले एक बात कहूँ? मैंने कहा बताया सर। बोले मैं टाइम दिला दूंगा, तुम जाना और हाथ जोड़ कर कहना कि साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैंने कहा सर रात में सोच लूँ। मैं सुबह गया, मैंने कहा नहीं मिलूँगा। मैंने कहा क्यों? मैंने साहब देखिए साहब वो अहंकारी हैं, मुझे कुछ कह दिया तो मैं अपने नज़रों में गिर जाऊँगा। दुनिया को बेवकूफ़ बना लो, लेकिन अपनी अंतरात्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
मैंने कहा सर हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है, तुमड़ी लेकर भीख मांगने गए, भीख तो मिली नहीं, कमंडल तुमड़ी तोड़ दी गई। तो मैंने कहा सर मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, 10वीं तक 24 किलोमीटर नंगे पांव जाता था, ढेबरी की रोशनी में पढ़ा हूँ, गरीब माँ बाप का बेटा रहा हूँ, अपने मेहनत से यहाँ आया हूँ। आईपीएस की नौकरी मिलती बड़ी मुश्किल से है, लेकिन जाति बहुत 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 मुश्किल से है, क्योंकि हम राष्ट्रपति की अपॉइंटी है। आई फाइट। उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल और क्या क्या चीज़ें, माननीय मुलायम सिंह जी ने ऐसा नहीं था जो ना किया हो। उसके बाद 91 में इनकी सरकार चली गई। उसके बाद कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं। हमारे ज़माने में आईपीएस अफसर को नहीं था कि नेता पीछे पीछे घूमे, और मुझे एसएसपी इटावा बनाया गया, नहीं सॉरी एसएसपी मेरठ। और मेरठ हमारे लिए मैं 2.25 साल रहा। फिर मैं एसएसपी आगरा आया। गनीमत रही जब मुलायम सिंह जी 93 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो 15 दिन पहले मैं प्रमोट हो गया था डीआईजी, नहीं तो मैं वहाँ नहीं होता। फिर एक समय मुझे डीआईजी पीएससी इलाहाबाद किया गया, और फिर यहाँ काली मिट्टी है उन्नाव में, यहाँ पोस्ट कर दिया गया। जो डीआईजी वो सब यहाँ रहता था, वहाँ देहात की बिजली आती थी। अक्टूबर 95 में गया था, 94 में, तो मैं रात में देखूं वहाँ सब जंगल, एक डिप्टी एसपी, कुछ ट्रेनर, 299 सिपाही। बच्चों को मैंने किराए के मकान में रख दिया इलाहाबाद में। रात में मैं कंबल ओढ़ा, ठंडक का टाइम था, अपनी माला निकाला, ओम घन होते नमः, हनुमान जी का भक्त हूँ। रात गुजर जाती थी। अब गर्मी आ गया तो मैं क्या करूं, बिजली देहात की थी, आती नहीं थी, तो हमने बाहर तखत बिछाया, मच्छरदानी लगाया, AK-47 मेरे सीने पोती थी। मेरे दोस्त संतरी, मैंने कहा बच्चों ज़रा डाउट हो तो बता देना, बस मैं जग जाऊं और ये हथियार मेरे हाथ में आ जाए। तो मैंने एक सीनियर डीआईजी, मैंने खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारा है। उसके बाद फिर इनकी सरकार गई गेस्ट हाउस कांड में, तो मैं डीआईजी आगरा गया। तो ये कहने का मतलब है, अंत में तो अखिलेश जी ने मर्डर का मुकदमा कायम कर दिया। तो प्रताड़ना इस पुस्तक में वो पूरी प्रताड़नाओं का जिक्र है। और एक आईपीएस अफसर, मैं आज भी कहता हूँ, अगर आईपीएस अफसर सिद्धांत पर काम करता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग मेरे बैचमेट कहते थे नाउ ही इज फिनिश्ड। मैं डीजीपी भी हुआ, रिटायर होने के बाद ST/SC कमीशन का चेयरमैन हुआ, राज्य मंत्री रहा, और उसके बाद अब सांसद हूँ राज्यसभा का। ब्रजलाल जी, आपने जो एक और बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है इंडियन मुजाहिदीन, तो इस किताब में कौन सी ऐसी खास घटनाएं हैं जिसका आपने जिक्र किया? ये आतंकवाद पर इंसाइक्लोपीडिया है। ये मैंने लिखा है किस तरह से भारत में आतंकवाद की शुरुआत हुई, और वो शुरू हुआ था, जो आतंकवाद ये बना वो बना कर्नाटक में, भटकल में, और उसमें शामिल थे केरला के लोग और कर्नाटक के लोग। फिर इन्होंने किस तरह से आजमगढ़ मॉड्यूल बनाया, और उसके बाद देश में जो ब्लास्ट हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में संकट मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, हमारी 3 कचहरियों ब्लास्ट, इसके बाद दिल्ली का बटला हाउस इनकाउंटर हुआ जिसमें आतिफ अमीन मारा गया, इंडिया कमांडर था, आजमगढ़ का रहने वाला था। इसके अलावा 29 अक्टूबर 2005 को धनतेरस के 2 दिन पहले सरोजनीनगर पहाड़गंज ब्लास्ट, उसके बाद जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, जिसमें मोदी जी को, अमित शाह जी को मारने का प्रयास किया गया था। जब वहाँ ब्लास्ट हुआ और जो लोग घायल लोग जाने लगे हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ये मुख्यमंत्री थे, वहाँ कार बम लगाया गया, ब्लास्ट किया गया, 28 इकट्ठा मर गए। 11 जुलाई 2006 बम्बई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट किया था, 209 लोग मारे गए थे। झावेरी मार्केट ब्लास्ट, आपका गुवाहाटी ब्लास्ट, बोधगया ब्लास्ट, मोदी जी के रैली 2013 पटना ब्लास्ट, बुद्धा पार्क हैदराबाद ब्लास्ट, गोकुल चाट ब्लास्ट, जर्मन बेकरी ब्लास्ट, ये जितने देश में ब्लास्ट हुए, यहाँ का CRP अटैक ब्लास्ट में, तो वो सब जो केसेस इसमें आप पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर इसमें है। और जो आतंकवादी ईमेल भेजते थे ब्लास्ट के 3-4 मिनट पहले, नोएडा में मीडिया हाउसेज को आता था, और वो इतने इन्फ्लेमेटरी हैं
कि किस तरह से उन्होंने बल्कि पवित्र पुस्तक की आयत और उसके नीचे अंग्रेजी में, और हिंदुओं के लिए वो हिंदुओं, ये तुम्हारे 33 करोड़ मिट्टी के जो कीचड़ की मूर्तियां हैं, हनुमान राम कृष्ण की मूर्तियां, तुमको नहीं बचा पाएंगी। इंशाल्लाह तुम्हारा गला हम काटेंगे और एक ही तरीका है कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। टोटल इसमें है गजवाए हिंद का। तो ये पूरा इस्लामिक, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह इस घटनाओं को कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, लालू यादव ने रंग दिया अलग। जब गोधरा हुआ, 59 लोग मार दिए गए, तो लालू यादव जब रेल मंत्री हुए तो कहा ये तो एक्सीडेंट है, ये तो है ही नहीं। फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट ने रोका उसको, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रायल हुआ, फांसी और आतंकवाद की सज़ा हुई। अखिलेश यादव ने 14 मुकदमे आतंकवादियों, वो पूरा डिटेल इस पुस्तक में है, इन्होंने वापस लिए। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आज आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल आप इनको पद्म विभूषण दे देंगे। आप कौन होते हो चार्जशीट वापस लेने वाले। और इस तरह से ये पूरा, इसमें जितने देश में घटनाएं हुई उसका बिल्कुल पुलिस रिकॉर्ड पर आधार पर है। मैं खुद ATS का फाउंडर चीफ रहा हूँ, हमने तमाम टेररिस्ट का इंट्रोगेशन किया है, मेरा पर्सनल अनुभव है। और किस तरह से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का ये को दिया 26/11 पर, दिग्विजय सिंह ने किस तरह से अजीज बर्नी से किताब लिखवाई 26/11 RSS की साजिश। तो ये पूरा किस तरह से वही कारण था कि आप उस समय UPA की सरकार थी, पूरे देश में ब्लास्ट होता था, और 2014 के बाद अब नहीं हो रहे हैं। तो ये पूरा इसमें एक रेफरेंस बुक है, बहुत पॉपुलर है। तो ये है मेरी। एक और आपकी किताब है पुलिस की बारात, ये क्या है, किस तरह की बारात? पुलिस की बारात जो है, ये मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश गैंगवार पर लिखा है। सन 76 में गाजियाबाद तहसील थी, जिला बनाया गया, और उसी में नोएडा बनाया गया। और संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ND तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। वहाँ की ज़मीनें खादर थीं, कुछ पैदा नहीं होता था। जब नोएडा बन गया तो वो सोना नहीं डायमंड बन गया, और जो डायमंड बन गया तो ज़मीनों की कीमत बढ़ा, माफियागिरी शुरू हुई, गैंगवार शुरू हुआ। और उसमें जनता दल के पूर्व समाजवादी पार्टी का पूर्व अवतार, उसमें महेंद्र भाटी जी मारे गए, चौधरी भोपाल सिंह मारे गए, लोनी के 2 चेयरमैन मारे गए, राजपाल यादव के 2 भाई मारे गए। और पूरा गैंगवार का इसमें है कि कैसे शुरू हुआ। और पुलिस की बारात यह है, मेरा हवलदार था महेंद्र सिंह त्यागी, उसको मार दिया गैंग ने, और वो था तेजपाल गुजर। तेजपाल गुजर की कमाई उस समय दिल्ली में 1 लाख रुपये पर डे होती थी। 2 कैबिनेट मिनिस्टर पालते थे। गैंगवार शुरू हो गया, 3 दर्जन मारे गए। फिर पुलिस कमिश्नर ने बैठक बुलाई और वहाँ कहा कि उसमें 1 लाख रुपया इनाम तय हुआ। मेरा चूँकि हवलदार मारा था इसने 24 मई 1992, मैंने कसम खाई कि मैं 1 महीने में मारूंगा इसको, और उस पर 1 लाख रुपया इनाम तय हुआ। मैं दिल्ली में खुद रेड करता था, तो SP अपने जिलों में नहीं जाते, मैं तो मेरठ का SSP था, मैं दिल्ली रेड करता था। और ये गया अपने गांव, अपने मामा गांव बुलंदशहर में, थाना गुलाउटी, ग्राम उस्तरा। अब हमें डे लाइट ऑपरेशन करना था। इसके चूँकि 1 लाख पर डे कमाई, वाचर रखता था। हम तो रात में करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए किया रात में कैजुअल्टी होगी। गैंग के पास AK-47 है। तो मैंने उस समय, मुस्लिम की बारात शादियाँ दिन में होती थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर मैंने एक बस ली, उस पर पोस्टर छापे, शकील अहमद वेट समीदा, गोल टोपी पहनी, हमारे फोर्स के लोग सादे कपड़े में, हथियार फर्श पर बस के, और उस रूप में उस गांव में घुसा था। और वहीं मेरी मुठभेड़ हुई मेरे हवलदार के मरने के 28वें दिन, और मैंने अपने हवलदार की मौत का बदला लिया। मैं दिल्ली का हीरो हो गया। उसी में दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 लाख मुझे कैश रिवार्ड दिया, और उसी में राष्ट्रपति ने मुझे पहला बहादुरी का पुरस्कार दिया। तो ये पुस्तक पूरा वेस्टर्न UP गैंगवार से शुरुआत होती है। चंबल गैंग है, फूलन है, मलखान है, घनश्याम है। ये टोटल ये पुस्तक, ये भी एक रेफरेंस बुक है। तो इस तरह से ये किताब मैंने, चूँकि बारात बनाकर मारा था, तो मैंने इस पुस्तक का जो टाइटल रखा पुलिस की बारात। एक और मज़ेदार किताब दिखाई दे रही है यहाँ टेबल पर, लखनऊ के रंगबाज।
जी हाँ। जब आप लखनऊ में थे तो हम लोग भी मीडिया में थे और बड़ी चर्चा थी उस समय माफियाज की लखनऊ की। तो इसको आपने किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया था? ये पुस्तक लखनऊ के रंगबाज मैंने लिखा क्योंकि मैं 17 जुलाई 84 से 30 जून 86 तक मैं एसपी सिटी लखनऊ था। उस समय गैंग यहाँ बख्शी, भंडारी, अन्ना, राम गोपाल, इनमें गैंग वार चलते थे। अनौरा गैंग है जहाँ पर स्कूटर इंडिया है। तो उस समय इस गैंग के सफाई के लिए मेरी पोस्टिंग जयंत चतुर्वेदी साहब डीजीपी थे और एनडी तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे, मुझे पोस्टिंग यहाँ की गई। तो मैंने इस पुस्तक में ये जितने गैंग हैं, बख्शी, भंडारी, अन्ना, राम गोपाल, सब पॉलिटिकली पैट्रोनाइज थे। बासिंद जी उस समय मीडिया में आए, आप जानते हो। लेकिन इस पुस्तक में मैंने लिखा है आज़ादी के बाद कैसे यहाँ गैंग की शुरुआत होती है। आज़ादी के पहले यहाँ पठान थे, एक काबुली वाला जो ड्राई फ्रूट बेचते थे, वूलन कपड़े लाते थे, और एक बड़े उजड्ड थे, वो सूद ब्याज का काम करते थे। वो सुन्नी मुसलमान थे जहाँ सूद ब्याज जायज़ नहीं है, लेकिन वो यहाँ कहते थे क्योंकि इंडिया दारुल हर्ब है, नॉन इस्लामिक है, इसलिए सूद लेना जायज़ है। तो मैंने वहाँ शुरू की कि किस तरह यहाँ व्यापारियों को जो पैसा वो सूद पर देते थे, ब्याज पर देते, उसको वसूली। ये पहलवान 6 फुटा पठान जब जाता था, काली पगड़ी बांधे, कहाँ है खबीस की औलाद, तो बेचारे उसकी जो पैसा ले रहा था उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती थी। मैंने वहाँ शुरू किया। आज़ादी के बाद पठान से चले गए तो चौक का एक सादिक पहलवान था, उसने शुरू किया। सादिक पहलवान भी फिर माफिया तो माफिया। उसके बाद सीतापुर से आए बच्चू प्रसाद दीक्षित, 54-55 की बात है, और बच्चू महाराज ने इनको सादिक को अखाड़े में मार डाला, करौली खोज करके। अब जब एक माफिया के बाद बच्चू महाराज, वहीं से महाराज हो गए हो, बच्चू प्रसाद दीक्षित से बच्चू महाराज। ये थे सीतापुर के रहने वाले थे। उसके बाद उनका राज चला लठायतों का। लक्ष्मी नारायण, पंडित लक्ष्मी नारायण अमीनाबाद के, दुर्लम सिंह, फुन्नू महाराज, ये सब मैंने उस समय के लिया। तो 70 तक चला है राज पहलवानों का, लठायतों का। और उसी बच्चू प्रसाद दीक्षित ने अपने साथ लाए राम गोपाल मिश्रा को। राम गोपाल मिश्रा साथ साथ गुंडई करता था और 68 में उसने पैसे के लेन देन में बच्चू महाराज को खुद मार दिया, फरवरी 68। उसके बाद राम गोपाल, फिर अन्ना, बख्शी, भंडारी, इनका चला, मैंने डिटेल में लिखा है। मैंने अपने कार्यकाल में इनको ध्वस्त कर दिया। 86 में मैं पीलीभीत गया। अब उसके बाद यहाँ शुरू होती 85 से हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही, दोनों के बीच में गैंग वार चल रहा था गोरखपुर में। आप तो देवरिया के रहने वाले हो, उस समय पुराना बस्ती था, अब तो सिद्धार्थ नगर हो गया। रोज़ गोलियाँ चलती थीं। 70 से लेकर 80 के दशक तक, 90 के दशक में चली है। जब दोनों विधायक बनकर यहाँ आ गए तो वो गैंग वार आ गया लखनऊ में। फिर मैंने इनका लिखा है किस तरह से इनके गैंग वार यहाँ चला। उसके बाद इसी बीच में एंट्री होती है श्री प्रकाश शुक्ला की। मैंने श्री प्रकाश शुक्ला पर लिखा है क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों को मारना चाहता था। तो जितने घटनाएं किया है, क्योंकि वो चाहता था इन दोनों को मार दें तो मैं सबसे नंबर 1 माफिया हो जाऊंगा। और चिल्लू पार सीट से वो हरिशंकर तिवारी की सीट से ब्राह्मण बाहुल्य चुनाव लड़का, वो भी विधायक बनना चाहता था। तो पूरा इसमें ये है। उसके बाद उसी के सफाई के लिए मई 98 में STF बनी। जी हाँ, कहा जाता नहीं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था तब। अजयराज शर्मा साहब ADG लॉ एंड ऑर्डर होते थे, कन्हैया लाल गुप्ता, और उस परिप्रेक्ष्य में बनी जब कहा जाता है उसने कल्याण सिंह जी की हत्या की सुपारी ले ली। और उसके बाद सितंबर 98 में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के बाद फिर लखनऊ में जो वैक्यूम खाली हुआ उसको भरा अजीत सिंह, रेलवे के खलासी से MLC। फिर अजीत सिंह मारा गया 2004 में अपने जन्म के दिन और नाम तो लिखाया गया था कई लोगों का, लेकिन उस समय की समाजवादी पार्टी ने क्या खेल खेले हैं इस मर्डर केस में, उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद जब अजीत मारा गया 2004 में,
तब फिर ईस्टर्न यूपी की एंट्री होती है मुख्तार अंसारी की। और मुख्तार अंसारी का यहाँ इस कैपिटल में क्या रहा माफिया गतिविधियाँ, तो मैंने वहाँ 47 से शुरू किया है और इधर 2023 तक की घटनाओं को, 2021-22 तक की घटनाओं को मैंने कवर किया है। तो ये है लखनऊ के रंगबाज, और अच्छी की किताब है, और इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं सिनेमा देख रहा हूँ। एक और आपकी किताब है सियासत का सबक, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। पॉलिटिकली बड़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग। ये हमारी पहली किताब है, ये पहली पुस्तक हमारी बेस्ट सेलर है इसमें, और इसका भी बांग्ला एडिशन आ गया है। हमें ही जाना कलकत्ता लॉन्च करने, वो तैयार हो गया है। ये मैंने देख रहे हैं 2 फोटो, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरा जो फोटो है ये हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, वो मंडल कमीशन वाले मंडल नहीं, बीपी मंडल। ये बंगाल के थे, 38 में विधायक बने। उसके बाद 44 में बाबा साहब के साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। कंबाइंड बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर थे, सोहराब वर्दी चीफ मिनिस्टर होते थे, और बाबा साहब के साथ काम किया। जब 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव का कराया गया अंग्रेजों ने, तो बाबा साहब को बॉम्बे से हरा दिया गया। कांग्रेस नहीं चाहती थी ये बाबा भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएं, तो मंडल जी इनको ले गए पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, और वहाँ के खुलना जैसोर सीट से इनको जिताया। लेकिन बंटवारे के समय नेहरू जी ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे दिया पाकिस्तान को, सिलहट जिला दे दिया हमारा, जो सबसे बड़ा जिला था, और बाबा साहब बना दिए गए मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद कांग्रेस की इस गेम से आहत हुए, फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने इंटरफेयर किया, तब बाबा साहब बॉम्बे से एमआर जायकर की सीट खाली करा करके बाबा साहब को चुना गया। नेहरू जी चाहते थे कोई अंग्रेज लिखे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, लेकिन गांधी जी ने कहा जब अंबेडकर जैसा विद्वान हमारे पास है तो अंग्रेज क्यों लिखे, और बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता बने। तो इसकी मैंने शुरुआत किया है। अब मंडल जी पर आ जाइए। मंडल जी बाबा साहब के सहयोगी थे, मंडल जी ने उनके साथ काम किया, लेकिन और 46 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो कांग्रेस ने अपने कोटे से जगजीवन राम को कैबिनेट मिनिस्टर बनवाया 46 में, और मुस्लिम लीग ने जोगेंद्र नाथ मंडल को। उसके बाद जब देश के बंटवारा तय हो गया, ना बाबा साहब चाहते थे ना जोगेंद्र नाथ मंडल चाहते थे, और तय हो गया तो एक नीतिगत गलत निर्णय हुआ जो दलितों के लिए आत्मघाती साबित हुआ, और वो था कि मंडल जी ने कहा बाबा साहब से, बाबा साहब इस्लामिक कंट्री में हमारे दलित बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारी भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वही हालत है जो दलितों की है, वही मुस्लिम्स की है। वहाँ पाकिस्तान में वो भी मछली पकड़ते हैं, हमारे दलित भी मछली पकड़ते हैं, वो भी मजदूर हैं, हमारे दलित भी मजदूर हैं, और इन्होंने निर्णय लिया पाकिस्तान जाने का, और जिन्ना ने इनको बनाया पाकिस्तान का लॉ एंड लेबर मिनिस्टर। वो देखिए, एक दलित भारत का लॉ मिनिस्टर और दूसरा दलित, ये नमो शूद्र इनको कहा, ये नमो शूद्र थे, वो बनाए गए। उसके बाद अपना पाकिस्तान अपने एजेंडे पर आ गया, कत्लेआम हुआ, और पूर्वी बंगाल में करीब 50,000 लोग मारे गए, 47 से 50 तक, जिसमें ज़्यादा दलित थे, क्योंकि मंडल जी दलित थे, इनके वजह से रुक गए थे। मंडल जी दौड़ते रहे, जब कुछ नहीं कर पाए तो 8 अक्टूबर सन 50 को भाग आए और कलकत्ता में इस्तीफा दे। एक देश का लॉ मिनिस्टर भाग आया, और इनकी जो अपना इस्तीफा दिया 33-34 पेज का है, बड़ा मार्मिक है। उन्होंने लिखा किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी हिंदुओं के लड़कियों को उठा ले जाती थी, 2-3 रात रखा, धर्मांतरण, कत्लेआम, और फिर इसके बाद जब ये भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची, और उन नमोशूद्रों को बसाया गया आसाम में, बंगाल में, रक्सौल बॉर्डर पर बिहार में, और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहेड़ी बरेली, उत्तराखंड किच्छा। और ये जो नमोशूद्र थे उन्हीं को मोदी जी ने 2019 में जो CAA कानून आया उसके तहत इनको भारत की नागरिकता दी। और दुर्भाग्य क्या था कि विरोध कौन कौन रहे थे?
दलितों के बात करने वाले अखिलेश यादव कांग्रेस, और तो और बहुजन समाज पार्टी, और एक चंद्रशेखर रावण हैं, वो तो पहुंच गए जामा मस्जिद पर कि साहब इसका हम विरोध करते हैं। ये सब फंडेड था पीएफआई का, पीएफआई का फंडेड। पीएफआई ने क्या किया, बाबा साहब का फोटो, संविधान, राष्ट्रीय झंडा, और दलित ये नहीं समझ रहे थे कि जो नागरिकता मिली है टोटल, उसमें 70 से 75% नागरिकता पाने वाले दलित हैं। तो मंडल जी को, ये कलकत्ता में रहते थे, फक्कड़ आदमी थे, किराए के मकान में थे। 1960 में इनका मकान खाली का करा दिया किराएदार ने। उसके बाद इनके मित्र थे, उन्होंने कहा भाई रालो हमारी फैक्ट्री खाली हुई है। ये आदमी टिन सेट के नीचे 5 अक्टूबर 68 को देहांत हो गया। वो आदमी जो बाबा साहब का उत्तराधिकारी बनता, जो अविभाजित भारत का लॉ मिनिस्टर रहा, बंगाल का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, पाकिस्तान का लॉ लेबर मिनिस्टर रहा, वो गुमनामी में टिन सेट के नीचे मर गया और लेफ्टिस्ट साहित्यकारों ने इनको गायब कर दिया। तो मैंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा, हमारे मित्र, अखबारों से मेरे मित्र बहुत हैं, शेखर भाई ने छापा 5 अक्टूबर 18 को, एक भ्रम जो पाकिस्तान जाकर टूट गया, जो इस पुस्तक में लास्ट में वो अखबार की कटिंग पूरी मैंने लिखा है। और फिर मंडल जी को जो भुला दिया गया था एक राजनीति के तहत, जो दलितों को भ्रमित किया जाता है, तो मैंने जब लिखा, मैंने बोलना शुरू किया, और उसके बाद मैंने ये पुस्तक लिखी जो 15,000 कापियाँ करीब बिक चुकी हैं। और अब इसका बांग्ला एडिशन, क्योंकि हमारे तमाम मित्रों ने ख़रीदा, बांटा, तो डॉक्टर एम कार हैं लखनऊ के, उन्होंने कहा साहब हमारे रूट तो बंगाल में है, वहाँ भी लोग नई जनरेशन भूल गई है, तो साहब इसका बांग्ला में किया जाए। तो मैंने अपने मित्र को पकड़ा, फिर इसको बांग्ला में अनुवाद, इसी महीने बांग्ला एडिशन आएगी इसकी, और ये पुस्तक सियासत का सबक बड़ी पॉपुलर है। थैंक यू ब्रिजलाल जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो आने वाली किताब है 1.5 बीघा ज़मीन, उस किताब के जरिए आप पूर्वांचल में माफिया वार के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे अपने पाठकों से, हमारे दर्शकों से। आज जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।